पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रीढ़ की हड्डी, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं कि भाई कौन सा इनर होगा कौन सा आउटर होगा इसकी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन काफी चीजें और भी इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस में कहते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें पता चल जाती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग in this year. According to this theory, when a complex is formed, the metal atom provides empty orbitals. जो मेटल होगा, मेटल के कुछ empty orbitals होंगे, खाली orbitals होंगे, उसके अंदर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो जो बॉन्ड बनता है वही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये मेटल जो है लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन के साथ हम पता कर सकते हैं उसका क्या, ज्योमेट्री भी उसकी हम पता कर सकते हैं, क्या ज्योमेट्री भी, क्योंकि हर पर्टिकुलर एक हाइब्रिडेशन के लिए ना एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। शेप्स तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, अलग अलग लोन पेयर बीपी वीपी पर डिपेंड करती हैं, लेकिन एक हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, एक फिक्स हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ही ज्योमेट्री होती है। The surrounding ligands coordination number shows the number of such empty orbitals. जितने भी सेंट्रल एलिमेंट पे empty orbital होंगे वैलेंस शेल के, उतनी ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसी में जो लिगेंड अटैक करेंगे आप देख लीजिएगा। number of empty orbitals is equal to the coordination number of empty orbital is equal to the number of coordination number. These empty orbitals hybridized before participation in bonding, and the nature of hybridization depends on the nature of metal and on the nature of approaching ligand, जिस तरीके से वो अटैक करेगा। दो तरीके के इसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा आउटर ऑर्बिटल। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कैसे पता करेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मैं सीसी बोलता हूं कोऑर्डिनेशन को सीधे, सीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर है या आउटर है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। इनर के लिए लिखता हूं, इधर आउटर के लिए। इफ जनरल लिख रहा हूं, जनरल, ठीक है। अगर आपके जो एलिमेंट्स है वो 21 से 30 एलिमेंट्स तक है, मतलब स्कैंडियम से जिंक के लिए है, तभी ये जो वैलिड होगा, क्लियर। और आपके बोर्ड के अंदर वही आने हैं, ये 100%। प्लैटिनम सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे नहीं आएगा वीबीटी के अकॉर्डिंग, आईयूपीएससी में तो आ सकता है वो, लेकिन 21 से 30 एलिमेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं। इफ 3D ऑर्बिटल are involved in the hybridization, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इफ 4D are involved in the hybridization, then called, क्या बोलेंगे उसको, then called outer orbital। अगर 3D इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे बोलेंगे हम क्या, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और याद रखना जो एलिमेंट्स है वो 21 से 30 तक के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही आएंगे आपके पास, 100% है इसका, तो आएगा ही आएगा इसमें ही, क्लियर। 100% है स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स के लिए, इसी के लिए सेंट्रल एलिमेंट, क्लियर, ठीक है। तो 3D इन्वॉल्व होगा तो इनर, और 4D होगा तो आपका हो जाएगा आउटर, क्लियर। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। जो इसके अंदर और भी क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिटेशंस में भी चेक कर लेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें हम, हाइब्रिडेशन इसमें होगी, इन दोनों को कॉमन लिख देता हूं मैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर
आपकी हुई sp3, dsp2, sp3 d2 या d2 sp3। इसके लिए जो ज्योमेट्री होगी इसके लिए वो होती है क्या, टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, ध्यान से, टेट्राहेड्रल। और dsp2 के लिए होगी जी आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। sp3 d2 के लिए होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और इसके लिए भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो आप उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री भी पता कर सकते हैं या शेप पता कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो होंगे ही नहीं इसमें, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, सेम होंगे। ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर लोन पेयर नहीं होते ना, उसकी शेप और ज्योमेट्री सेम ही होती है, क्योंकि उसके अंदर डिस्टॉर्शन आता ही नहीं। डिस्टॉर्शन बेसिकली रिपल्शन है। आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। अब लोन पेयर है ही नहीं तो रिपल्शन होगा ही नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री बोथ आर सेम या इक्वल। क्लियर। तो बढ़ते हैं अब हाई स्पिन लो स्पिन के लिए। हाई स्पिन लो स्पिन कैसे पहचानोगे भैया आप? हाई स्पिन के लिए यहां लिख देंगे लो स्पिन के लिए। हाई स्पिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एलिमेंट पे दो या दो से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाई स्पिन है। इफ 2 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा वो, हाई स्पिन। लो स्पिन इफ 0 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 या फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्लियर। कलर्ड बिहेवियर कैसे पहचानेंगे? पहला, इफ 1 एटलीस्ट 1 unpaired electron present, if at least 1 unpaired electron present in the d subshell, d orbital कहते हैं, d orbital, ठीक है, तो वो कलर्ड होगा। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं। क्या, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, dd इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये इसका रीजन होता है, ये रीजन है किसी भी चीज का कलर्ड का। क्लियर। अब पैरा और डाई की बात है। पैरा यहां लिख देते हैं, डाई यहां लिख देते हैं। पैरा कैसे पहचानेंगे जी, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कॉल्ड पैरा। एक भी अगर कोई भी कंपाउंड पैरा कब पहचाना जाएगा, अगर उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेयर्ड है तो कम पैरा है वो, 2 है तो ज्यादा पैरा है, 3 है तो और ज्यादा, 4 है तो ज्यादा और, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते रहेंगे उसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर। और उसको कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू। मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा शायद। अब बात करते हैं किसकी, डायमैग्नेटिक की। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख लीजिएगा इन सबको, ध्यान से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इन सारी चीजों को दिमाग में स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, ध्यान से। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, ये सारी चीजें यूज करवाऊंगा आपको अभी। मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी कंपाउंड कितना मैग्नेटिक है, पैरा है या डाया है, वो पता करता है कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिकली सिंबल होता है ये फॉर्मूला n+2 अंडर रूट में bm इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है, बोर्स मैग्नेटॉन,
मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, ठीक है। और यहां पे जो n होते हैं वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डाया जो होते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक में n क्या होता है 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो होते ही नहीं, उसमें 0 होते हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि ये 0 तो ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट डाया के लिए क्या होता है हमेशा 0, क्या होता है 0। अच्छा, अब यहां पे है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस है। This theory could not explain the quantization of the magnetic data, existence of the inner orbital and outer orbital complex, the change of magnetic moment with temperature and color of the complex। ये limitations है, लेकिन काफी हद तक हम इसको पता भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह तो नहीं पता कर सकते, कुछ कुछ कंपाउंड से, रेयर से, लेकिन आपको डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कुछ फील नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में करा दूंगा, क्लियर, जो इस पे एक्सेप्शनली काम करते हैं। वैसे आप ये सारी चीजें से फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं है तो इसके बाद इसके पापा जी भी है, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं इसके अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है FeCN6 होल पे -4, क्लियर। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, हेक्सा, ये हो जाएगा हेक्सा साइनो, दिस इज हेक्सा साइनो। नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट, और चार्ज निकालेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा +2 पे, और लास्ट में लिख दीजिए आयन। मतलब आप समझ गए Fe पे जो चार्ज है यहाँ पे वो +2 है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज है, नॉर्मली आप क्या लिखते थे 3D और 4s की एनर्जी, आपको पता है 3D और 4s की एनर्जी, यहां लिख के मिटाता हूं मैं, ये है 4s एंड 3D की एनर्जी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, लगभग बराबर होती है। 3D 4s की एनर्जी लगभग बराबर होती है। वैसे अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख रहे हैं आप तो पहले लिखते थे 4s, फिर बाद में 3D। आप इसके अंदर इसको यहां लिखेंगे, मतलब 3D पहले लिखेंगे, 4s बाद में। आपकी जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी ना, वो बिल्कुल बहुत प्योर निकलेगी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, काफी सारी बुक में 4s आगे होता है 3D पीछे, कहीं 3D आगे 4s पीछे, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती, आप लिख सकते हैं। हम यहां लिखेंगे क्या, 3D पहले लिखेंगे, 3D पहले 4s बाद में, क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर Fe को पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, 26 होता है इसका, आर्गन लिख दिया, फिर आता है आपका क्या 3D हो जाएगा यहाँ पे 6, 4s हो जाएगा 2, क्लियर। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किससे, आउटर वाले से। ये फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल से पहले निकलेंगे 3 के कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, ये हो जाएगा 3D6, ये हो जाएगा 4s 0। D होता है इस तरीके से, 5 होते हैं इसमें एक भी नहीं। फोर्थ ऑर्बिट आ गया है, फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ के सारे सबशेल भी होंगे ऑर्बिटल्स के, तो 4p प्रेजेंट होगा, बिल्कुल खाली होगा। 4d भी प्रेजेंट होगा, वो भी खाली होगा। इसमें कितने हैं, 3 होंगे, इसमें कितने होंगे 5, d में 5 होते हैं, f में होते हैं 7, और p में 3, s में 1, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसमें हॉर्न्स रूल अप्लाई करते हैं। पहले किस तरीके से उसको फिलिंग करते हैं, पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर ये हो गया आपका छठा, छठा, क्लियर है। अब यहां पे मैं देखता हूं कि लीगेंड कौन सा, भाई मेरा लीगेंड बताए थे मैंने आपको, 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड लीगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ये आपका C से, कार्बन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस से जो स्टार्ट होते हैं, वो मेनली 99% चांस है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। तो यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूं जी इसको, अप्लाई SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जितने भी अनपेयर्ड है ना उसको पेयर कर देगा। कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा कुछ ऐसा, अब देखिए
पहले इसमें लिगेंड अटैक कराते हैं, 6 लिगेंड्स हैं, 6 CN है, तो किस में अटैक करेंगे? सबसे पहले खाली वाले में। इसमें तो कर ही नहीं सकते, अनपेयर्ड हो या पेयर्ड ऑर्बिटल हो उसमें करेगा नहीं, खाली वाले में ही करता है, खाली वाले में ही करेगा। तो एक आपका CN इसमें अटैक करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, क्योंकि CN ने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया इसके अंदर, बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट। दूसरा सेम दूसरा बन गया, अब S में भी लगा देते हैं ऐसी। कितने हैं? 6 है ना, 6 ये हो गए 2 D के, ये S का, ये P के। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? S के 2 हो गए, और सॉरी D के 2 हो गए, D2 हो गया, D के 2, D2, S का 1 हो गया, इसलिए S1 लिखा है, P के कितने हो गए? 3। तो ये इसकी क्या होगी? हाइब्रिडेशन। क्या होगी? हाइब्रिडेशन। और इसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो हम पता कर लेते हैं सारी चीजें फटाफट। पहला sp3 हो गया, सॉरी D2 sp3 हो गया पहला, दूसरा ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तीसरा डायमैग्नेटिक है भाई, देखिए लिगेंड अप्लाई करने के बाद ही चेक करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0, तो डाया, डाया, डाया होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि n क्या होगा इसमें? 0, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0। चौथा अनपेयर्ड नहीं है तो कलर्ड नहीं होगा, अनकलर्ड, अनकलर्ड है, अनकलर्ड है। छठा क्या लिगेंड 3D ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है हाइब्रिडेशन के लिए? 3D में, हाँ ये तो 3D तो है, ये वाला 3D है, ये वाला 4s है, ये वाला 4p है, इन्वॉल्व है, हाँ। तो ये कौन सा है? इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 7th हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन कैसे होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, तो हाई स्पिन। लो स्पिन 0 अनपेयर्ड या 1 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा? लो स्पिन। खत्म, पहचान लिया जी सारी चीजें। ये तो काफी सारी चीजें हैं जो पता करनी थी, ये सारी की सारी चीजें हमने पता कर ली इसके लिए। क्लियर? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें हमने अप्लाई किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें कर रहे हैं हम वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर? नाम करते हैं पहले हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोराइडो, सॉरी हेक्साक्लोराइडोफेरेट, हेक्साक्लोराइडोफेरेट, और क्या होगा? 2। और आयन तो आपको लिखना ही है, अगर कहीं छूट जा रहा है आयन तो आप याद रखिएगा, आयन लगाना है। अगर चार्ज वाला है, कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज आपको मतलब वो आयन लिखना ही है उसके अंदर। कहीं छूट जा रहा है तो उसको याद रखिए, लिखना होगा। कहीं से मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, यहां पे निकाल लेते हैं Fe2+ ही है जी, तो Fe को निकाल लेते हैं। यहाँ पे Fe हो गया 26, ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0 एक क्लियर। अब Fe2+ देख लेते हैं जी इसमें, सॉरी ये तो है ना, अभी अप्लाई थोड़ा ना किया इसको, तो यहां पे तो होगा। अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए Fe2+ पे, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। अब लिगेंड अप्लाई कर देते हैं जी इस पे। लिगेंड SFL नहीं है जी, ये WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयर करेगा नहीं करेगा, तो इसी तरीके से दिखेगा आपको, इसी तरीके से आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। कितने हैं भाई Cl अटैक करने वाले? 6 हैं। यहां अटैक करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं। कहां करता है? एम्प्टी में, जो खाली होते हैं। इसमें एक Cl, यहां पे एक Cl, यहां पे एक Cl, Cl। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे भाई हो गई है sp3d2 हो गया, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही होता है,
ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। sp3d2 के लिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अनपेयर्ड है, हाँ 4 अनपेयर्ड है भाई, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा अब यहां से निकाल लेते हैं म्यू, 4 प्लस 2 अंडर रूट में, ठीक है जी, और ये bm में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 अंडर रूट में, मतलब 4.9 bm। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया इसका, 4.9 आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट। फिफ्थ अनपेयर्ड है तो कलर्ड होगा, बिल्कुल कलर्ड है, कलर्ड होगा। क्या 3D के अंदर लिगेंड अप्लाई हो रहा है, नहीं, तो आउटर ऑर्बिटल। 6 कौन सा हो गया, आउटर ऑर्बिटल। सेवंथ में आप देखिए क्या इसके पास 0 या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ज्यादा है भाई, उससे 2 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, हाई स्पिन। क्या हो गया जी, ये हाई स्पिन। तो इस तरीके के आपने फिर से ये सारी चीजें निकाली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, इजी है। और ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके क्वेश्चंस और भी हैं, ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि भाई एक क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, ये वाला इनर है, ये वाला आउटर है, पहचानो कैसे, तरीका यही है इनमें से। लेकिन एक ही प्रॉपर्टी आपको देखनी है, वो वाली इनर कि अगर 3D में अटैक कर रहा है तो इनर, 4D में कर रहा है तो आउटर, ये वाला। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये वाला कंपाउंड जो है ये हाई स्पिन है, ये लो है। हाई है इसलिए क्योंकि इसके पास अगर ये पूरा अप्लाई करोगे तो इस पे 2 या 2 से ज्यादा अनपेयर्ड होंगे। ये लो है इसलिए क्योंकि इसके पास 0 या फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से और क्वेश्चन दे रखे हैं, आप करिएगा उसको, क्लियर।